मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 20 दिन पूरे हो गए हैं। 10 दिन पहले सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना। भोपाल से दिल्ली तक हलचल जारी है, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा किसी को नहीं पता। नए मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या होगी, किसे मंत्री पद मिलेगा, कैसे मंत्री के लिए चेहरों का चयन किया जाएगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। माना ये जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने तीनों राज्यों के चुनाव में जीत के बाद सरकार का चेहरा बदल दिया, नए सीएम दिए, मंत्रिमंडल भी पूरी तरह नया हो सकता है। इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या रिपीट होंगे पुराने मंत्री? क्या शिवराज सरकार में मंत्री रहे विधायकों को फिर से मंत्री पद मिलेगा? बीजेपी ने नया सीएम बनाकर ये संदेश दे दिया है कि पार्टी अब बदलाव के मूड में है। ऐसे में पिछली सरकारों में मंत्री रहे नेताओं के फिर से मंत्री बनाने पर संशय है। अगर ऐसा हुआ तो जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विजय शाह जैसे मंत्रियों को मुश्किल हो सकती है। लोकसभा चुनाव पर नजर। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन पर 2024 के चुनाव की छाप नजर आ सकती है। बड़े चेहरों से ज्यादा ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है जिनकी पहचान जमीनी नेता की हो। मंत्री इस तरह से बनाए जा सकते हैं जिससे लोकसभा की सीटों को कवर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में रामविचार नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं को जगह दिए जाने के पीछे इसी फैक्टर को अहम माना जा रहा है। इस फैक्टर पर एमपी में भी कई पुराने चेहरे फॉर्मूलों को शिथिल कर रिपीट किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय संतुलन। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय संतुलन साधने की होगी। बीजेपी इस बार राज्य की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में पार्टी की रणनीति यही होगी कि मंत्रिमंडल गठन में हर अंचल को उचित प्रतिनिधित्व मिले। नए चेहरों के साथ अनुभव का मेल। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ ही अनुभव का मिश्रण देखने को मिल सकता है। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नाराजगी भी शायद ही लेना चाहे। कैबिनेट में सीनियर जूनियर का संतुलन देखने को मिल सकता है। कयास है कि कम से कम 60% मंत्री सीनियर और 40% नए विधायक हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जो भी होगा दिल्ली से तय होगा। वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को भाजपा की अंदरूनी खींचतान से जोड़ रही है। दिल्ली आप जरा संपर्क करें तो ज्यादा अच्छा है। शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा, यह मेरे तो अधिकार क्षेत्र का नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये लोग छल कर रहे हैं। मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे हैं। आपसी द्वंद्व उनमें इतना मचा हुआ है। जो वादे उन्होंने जनता से कर रखे थे, कायदे से मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन से उनका जो वचन पत्र में जो उन्होंने जनता को वादे किए थे वो पूरे करना थे। 3,000 की घोषणा करना थी कि प्रत्येक महिला को मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए मिलेगा, जो वो चुनावी भाषणों में चिल्लाते हुए कहते थे। जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा करने का काम उनके मंत्रिमंडल का है, उनकी सरकार का है, लेकिन वो जनता से मुंह छुपाना चाहते हैं। इसलिए वो टाल रहे हैं कि मंत्रिमंडल जितनी देर से बने, जितना दिन लग जाए, तो कुछ समय तो उनको और मिल जाएगा इसमें मध्य प्रदेश की जनता को छलने के लिए। देश में अभी तक भाजपा के गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। भाजपा अपने सारे राजनीतिक प्रयोग गुजरात से शुरू करती थी और सफल होने पर उन्हें देश भर में लागू किया जाता था। गुजरात मॉडल की तर्ज पर ही एमपी में चुनाव लड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी ने एमपी में एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। इसके लिए गुजरात से हटकर भी कई प्रयोग किए गए। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में भी भाजपा सारे पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर नई रवायत शुरू कर दे तो अचरज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कैबिनेट की कवायद, नई रवायत। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। तो जिस तरह से नई कैबिनेट की जो कवायद है और जो रवायत है, आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्यों अटका है कैबिनेट का विस्तार? क्या फिर नई सियासी रवायत शुरू करेगी भाजपा? नयों को मौका या अनुभव का फायदा किसे मिलेगी तरजीह? कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों लग रही कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान? तो ये हम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द
आज की हमारी ये चर्चा होगी। तो जिस तरह से सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अभी बाकी है। पहले हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, लेकिन लंबा इंतजार हो चला है। लेकिन जो एक टीम है, जो उसका एक आकार है, वो प्रकार है, वो आना बाकी है। और यही कारण है कि एक तरफ बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी टीम या कहें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो सारथी हैं, उनका अभी इंतजार है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस देरी पर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि ये द्वंद्व है, ये आपसी खींचतान है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं सरकार के नुमाइंदों से या पार्टी से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के अधिकार में है, वहां से सारा कुछ तय होना है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार तमाम सारे समीकरण भी साधे जा रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री में। और ऐसे ही कहा जा रहा है कि चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीयगत समीकरण हो, या फिर कहीं ना कहीं लोकसभा की जमावट है, वो भी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम सारी चीजें सामने हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है बृजगोपाल लोहिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा लोहिया साहब आपका। हमारे साथ में संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस। गौतम जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त जी आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि ये एक ऐसा विषय हो चुका है कि इस पर अब रोज ही इस पर चर्चा हो रही है, और ये भी होता है कि नहीं, अब तो कल शायद संभव है कि कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाए। अब सीएम साहब दिल्ली गए हुए हैं और उससे पहले भी बैठक हो गई, फिर बैठक हो गई। जब लौट के आते हैं तो यही सुनने को आता है कि नहीं, मुख्यमंत्री साहब वो पूरी लिस्ट लेकर आ गए हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर अब वो दिल्ली कूच कर चुके हैं, एक बार फिर दिल्ली में हैं, और अभी माना जा रहा है कि अभी तो बिल्कुल फाइनल ही है, अब आएंगे तो पूरी सूची लेके ही आएंगे। लोहिया साहब, सीधे से सवाल है, आखिर देरी की वजह क्या है? नहीं, देरी की कोई वजह नहीं, और बहुत देरी भी नहीं है। ये भी बड़ा स्पष्ट आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए, अभी पिछली सरकार 2018 में बनी थी, जब 16 दिसंबर को कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण हुआ था, और वो अकेले काम करते रहे, और 29 दिसंबर को उनके मंत्रिमंडल ने आकार लिया। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतना कोई विलंब है, कि देरी हो रही है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। और इस बार तो कम से कम मुख्यमंत्री जी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है, यानी 3 लोगों का मंत्रिमंडल तो आज मध्य प्रदेश में है। अब उसका विस्तार होना है। उस विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, परंतु मुख्यमंत्री जी सलाह करेंगे, जिन जिन से उन्हें सलाह करना है उनसे सलाह करेंगे, और इसके बाद मंत्रिमंडल आकार लेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने जितना, मैं पूरा वो सुन रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, और जिस तरह हमने संकल्प पत्र में जो जनता से आश्वासन दिया है, उनसे वादे किए हैं, उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। और उन वायदों की डिलीवरी के लिए जिस कार्यकर्ता को बेहतर समझा जाएगा, उस कार्यकर्ता को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में इसका कोई संकट नहीं है कि कौन से कार्यकर्ता का कौन सा दायित्व तय होगा। जिसका जो दायित्व तय होगा, उस दायित्व का वो बखूबी निर्वहन करेगा। चलिए, दोबारा आता हूं लोहिया साहब आपके पास में। मैं सीधे संतोष सिंह गौतम साहब के पास में आता हूं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो कवायद है वो भी अब तेज हो चुकी है। हमने देखा पहले कैसे पीसीसी चीफ बदले, फिर नए नेता प्रतिपक्ष मिले, और अब थोड़ी ही देर पहले जो खबर है कि मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो भी बदले गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह को जिस तरह से मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। मैं सीधे संतोष सिंह गौतम साहब, सवाल इसी बात को लेकर है। हालांकि एक ये भी होता है कि हम आपसे कोई सवाल कहें तो आप ये कह दें कि नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, सरकार का ये मामला है। लेकिन
जिस तरह से जो देरी हो रही है उसमें कांग्रेस की भी सवाल है। आप कहते हैं कि ये आपसी खींचतान है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आपसी द्वंद्व है, ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि लोहिया साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई, सारा समय सीमा में हो रहा है। देखिए, लोहिया साहब तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लोहिया साहब को रखना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हालांकि कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो मंत्रिमंडल में कौन आए कौन नहीं आए। लेकिन इससे प्रदेश का नुकसान जरूर हो रहा है, फैसलों में विलंब हो रहा है, जनहित के कामों में देरी हो रही। जो टेंडर्स पास होने चाहिए थे, जनहित के कामों में जो गति आना चाहिए थी, वो मंत्रिमंडल में विलंब के कारण लगातार टल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर प्रदेश का नुकसान होगा तो एक हम मूक विपक्ष बनकर नहीं बैठ सकते, हमें इन मुद्दों पर बोलना होगा। और निश्चित रूप से अगर जल्दी से जल्दी इसका मंत्रिमंडल का फैसला हो जाएगा तो प्रदेश के हित में होगा। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी में भी तुरंत फैसले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो भी हार के कारण रहे उनको विचार कर रही है और आगे उस हिसाब से अपना नेतृत्व परिवर्तन कर चुकी है और आगे जो कार्यकारिणी आएगी वो उस हिसाब से आएगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि लोहिया जी के हाथ में कुछ नहीं है। लोहिया जी तो बेचारे जो ऊपर से होगा वो सब करेंगे। केवल 2 लोग आज देश के फैसले कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तो समाप्त हो चुका है। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं कितने भी हिलोरे मारे, लेकिन ताना भाई और शाह भाई जो तय कर लेंगे दिल्ली में बैठ के, एक है ताना जी और एक है शाह जी, दोनों मिलकर जो तय कर लेंगे तो वो तानाशाही फैसला हो जाएगा। तो इसमें जो मुख्यमंत्री के रूप में हमने देखा, किसी से कोई सलाह नहीं ली गई। और अभी लोहिया जी कह रहे थे कि कोई विलंब नहीं हुआ है और कांग्रेस के समय में विलंब हुआ था। लोहिया जी शायद भूल गए कि पिछली बार परिणाम 11 दिसंबर को आया था, इस बार परिणाम 3 दिसंबर को आया है। और 17 दिसंबर को कमलनाथ जी ने शपथ ले दी थी और जितनी जल्दी हमारा मंत्रिमंडल बन सकता था बना, और उसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं था। और कमलनाथ जी हमारा एकमात्र चेहरा थे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे धरे रह गए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम चेहरे धरे रह गए। मोहन यादव को लाके तानाशाही रवैये के हिसाब से इनके सिर पर बैठा दिया गया। तो मंत्रिमंडल में भी क्या होगा ये न लोहिया जी को पता है न कैलाश विजयवर्गीय को। मैं तो कहता हूं कि अभी तक शायद मोहन यादव जी को ही पता नहीं होगा, क्योंकि तय तो उन दोनों को करना है और पालन इन सबको करना है। लेकिन जो भी हो, जल्दी फैसला हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के कामों को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, और गति आए और तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, क्या कहेंगे कैबिनेट की जो कवायद है और लगातार उसकी चर्चा है और नई रवायत की भी बात हो रही कि तमाम सारे जो फैक्टर हैं उस पर भी चर्चा हो रही है कि नहीं, तमाम सारे प्रोडक्शन, और फिर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि कितने नए कितने पुराने, किसको कितना वेटेज वहां पर मिला। आखिर क्या जो तमाम सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, देवदत्त दुबे साहब, समझना चाहूंगा आखिर उसकी वजह क्या है? क्या एक ही बार में केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है प्रदेश नेतृत्व के साथ कि एक बेहतर तरीके से जमावट कर ली जाए, फिर सरकार स्मूथ गति से आगे चले, और फिर लोकसभा का चुनाव भी है वो भी ध्यान में रखना है? भाजपा की आप पूरा देखेंगे कि प्रत्याशी चयन के मामले में भी उन्होंने किस तरह से पहले 39 प्रत्याशी की सूची दी, फिर जो एक सूची थी जिनके टिकट कटने की बात थी उनको उन्होंने सबको टिकट दे दिए। तो ये कोई नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ आपने देखा कि अनुभव और युवा माने जोश और होश का समन्वय उन्होंने बनाया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी अनुभवी मंत्रियों को भी लिया जाएगा और नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो एक तरफ से धीरे धीरे पीढ़ी परिवर्तन का दौर चला रहा है। एकदम से करने में परेशानी भी हो सकती है। अभी लोकसभा चुनाव है मई में, तो उनको तो पूरी आगे की रणनीति बना के काम चलते हैं, आज और कल का नहीं कि आज हो गया कल हो गया। तो मुझे लगता है जिस तरह की उन्होंने कसरत की है, आप देखें कि विधानसभा चुनाव में वो अपना रिहर्सल कर चुके हैं। उन्हें जो लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा आगे है, तो विधानसभा में आगे करके जनता के सामने देख चुके कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो एक उन्होंने एक ट्रायल कर लिया, दूसरा उन्होंने कुछ नए चेहरों को टिकट दिया, कुछ पुरानों को दिया। तो उन्होंने वो जो ट्रायल की है उसी को वो अभी मंत्रिमंडल में करेंगे, जिससे एक ऐसा समन्वय बने, क्योंकि उनका टारगेट इस बार लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का है। दक्षिण में यदि कुछ कमी रह जाती है
तो उत्तर भारत में वो पूरी संख्या करना चाहते हैं। इस कारण 3 राज्यों में उन्होंने जिस रणनीति से चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में आप देखें कोई को उम्मीद नहीं थी, वहां भी भाजपा आ गई। मध्य प्रदेश में इतने बहुमत की किसी को उम्मीद नहीं थी। तो वो जो रणनीति बड़ी लंबी है, और आप देखें कि मोहन यादव को भी बनाया गया, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा है। यादव बाहुल उत्तर प्रदेश, बिहार में आज वो कह सकेंगे कि हमने यादव मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही अच्छा समन्वय देखने में मिलेगा। जो कद्दावर मंत्री हैं, जिनका जनाधार है, जिनकी इमेज अच्छी है, उन सबको भी मंत्रिमंडल लिया जाएगा। देवदत्त दुबे साहब, यही चुनौती है जो देरी के कारण यही है कि इस बार कहा जा रहा है कि तमाम सारे फैक्टर साधे जा रहे हैं। एक वो नेता, वो वरिष्ठ नेता जो केंद्र की राजनीति में रहे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत के आते हैं, कहीं ना कहीं उनको माकूल स्थान मिले। फिर कई बार से जो प्रदेश की राजनीति में रहे, मंत्री रहे हैं, वो एक है। कई ऐसे भी हैं, गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार के चुनाव जीत कर आए हैं। फिर ये भी कॉम्बिनेशन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, नयों को भी हमें मौका देना है। ये तमाम सारी चीजें हैं। यही कारण है कि जमावट में बहुत कुछ ये चीजें हो रही हैं, बहुत मंथन हो रहा है इसको लेकर। बिल्कुल, वो लंबी कसरत करते हैं। अमित शाह बहुत रणनीतिकार, भाजपा के क्या भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में उन्होंने किस तरह से जमावट की थी, अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में किस तरह से किया। तो वो कोई ऐसे खेल नहीं खेलते हैं कि जिसमें उनको नुकसान हो। तो वो नाप तोलकर, और देखना आप जब मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें आप देखेंगे संतुलन रहेगा, सामंजस्य रहेगा, क्षेत्र का, जाति का, अनुभव का, युवा का, सब कुछ एक वो तालमेल बना के ऐसा करेंगे जिससे वो लोकसभा की तैयारी, वैसे तो वो पहले से कर रहे हैं, जो बूथ विस्तारक, बूथ पर, ये सब लोकसभा की तैयारी थी, उसी मोदी को आगे करने का, ये सब ट्रायल वो विधानसभा में कर चुके हैं और उसी को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब के पास में आ जाते। लोहिया साहब, उसी सवाल का जिसका जिक्र मैंने देवदत्त दुबे साहब से किया है, वो कह रहे हैं कि एक लंबी कसरत, लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही चीजें हैं, देरी के कारण इसी को मान लें। जिसका जिक्र मैंने देवदत्त दुबे साहब से जो सवाल किया, वो चीजें उसमें हैं। नहीं, देखिए, ये एक आम राजनीतिक दल के लिए तो ये प्रश्न बहुत बेहतर हो सकता है, परंतु जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये प्रश्न प्रासंगिक है। क्योंकि जहां मंत्री बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए ही लोग राजनीति में काम करते हैं, तो निश्चित है ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, जो अभी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जो केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश भेजे गए हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं जितना उन्हें जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और संस्कार इनसे बहुत जुड़े हुए हैं। और केवल सरकार में मंत्री बन जाना ही राजनीति का ध्येय नहीं है, ये भी वो बहुत बेहतर जानते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमारे पुराने और वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा और नए कार्यकर्ताओं, जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, उन्हें भी स्थान मिलेगा। परंतु ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल मंत्रिमंडल में स्थान पाना ही कार्यकर्ता का सम्मान है। एक संतोष गौतम जी अभी एक बात कह रहे थे, जब वो अपनी वार्ता कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि देरी हो रही है, फैसलों में देरी हो रही है, टेंडर होने में देरी हो रही है। मैं आदरणीय आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में टेंडर की प्रक्रिया में मंत्रियों का कोई रोल नहीं है। हमारे यहाँ तो जो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत टेंडर होते हैं और मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार नहीं घटी है। अभी कल ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी लौटे हैं दिल्ली से, तो वित्त मंत्रालय ने उन्हें अतिरिक्त रूप से 5,277 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से वित्त मंत्रालय ने उन्हें दिए हैं। मध्य प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता में है, जन कल्याण के जो काम है वो हमारी प्राथमिकता है, और जो संकल्प पत्र है तो उसके लिए जिन जिन की आवश्यकता होगी, और मैंने आपसे कहा था तारीख बार मैंने नहीं, लेकिन लोहिया साहब वो संकल्प, वो आप संतोष गौतम साहब से जो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पीसीसी चीफ, नए पीसीसी चीफ पूरा संकल्प पत्र लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं जनवरी से मैं उसको बिल्कुल उस पर काम शुरू कर दूंगा, आप अपना काम करिए जो वादे किए हैं, और मैं अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मैं उसके लिए आपको याद दिलाने के लिए सामने आऊंगा। देखिए, मैं बताता हूँ राजेश जी, कांग्रेस पार्टी आप याद करेंगे तो 2022 में ये कहा था कि कांग्रेस 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी, फिर कहा हम 6 महीने पहले कर देंगे। और मैं आपसे पुनः कहता हूं कि तंज नहीं कसना हूं,
परंतु कांग्रेस पार्टी में देखिए कोई मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। जो रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो स्वयं को जीता मान रही थी, वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई और उनको प्रमोट कर दिया गया और जहां सत्ता है वहां कर्नाटका का उन्हें इंचार्ज बना दिया गया। तो देखिए कांग्रेस के अपने मूल्यांकन करने का, क्योंकि वहां तो इससे मतलब है कि कौन राहुल गांधी जी का करीबी है, कौन किससे दूर है, कौन किससे करीब है। वहां ना तो विचारधारा के लिए कोई स्थान है, ना जो डिलीवरी है उसके लिए कोई स्थान है। केवल किसी की निकटता ही यदि वहां पद दिला सकती है तो कांग्रेस वो पदों को बांट चुकी है। चलिए आपने देख लिया। चलिए लोया साहब, जो मैं जवाब ले लेता हूं संतोष सिंह गौतम साहब से जवाब ले लेता हूं। पटवारी हारे, वो अध्यक्ष संतोष हो जी गए। से जवाब ले लेता हूं। संतोष जी जवाब दे दीजिए। देखिए राजेश भाई, लोया जी के एक तथ्य में मैं सुधार कर देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बना दिया गया। उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कर्नाटक के प्रभारी पहले से थे, मध्य प्रदेश का उनके पास अतिरिक्त प्रभार आया, तो कर्नाटक के प्रभारी पहले से हैं। ये तथ्य थोड़ा सा आप दुरुस्त कर लीजिए। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया नहीं रुकती है। उमंग सिंघार जी ने बड़ी विश्वसनीयता से और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि काम जनहित के रुक रहे हैं, फैसले सरकार में नहीं हो पा रहे हैं। चलिए ये बात तो एक और हो गई। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 40,000 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष में पूरे कर्जा लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान अगले 3 महीनों में और लेने का है। मैं समझता हूं इनके पास राजस्व के स्रोत डेवलप करने के 18 वर्षों में कोई सोच विकसित नहीं हुई मध्य प्रदेश के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कोई राजस्व के नए स्रोत, क्या रेत के अवैध उत्खनन या रेत के खनन या शराब के अतिरिक्त इनके, या पेट्रोल डीजल पर जो वैट लगाते हैं, इसके अतिरिक्त कभी भी इनके दिमाग में यह नहीं आया कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट उतारा जा सकता है, मध्य प्रदेश को कर्नाटक की बराबरी में लाया जा सकता है, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र की बराबरी में लाया जा सकता है। इन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 6 फर्जी इन्वेस्टर्स मीट हुई जिनमें कभी कोई इन्वेस्टमेंट धरातल पर नहीं उतरा। मध्य प्रदेश के नौजवान लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इनको कभी यहां रोजगार नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने इन विषयों पर कभी बात नहीं की। या तो कि ध्रुवीकरण पे या तमाम ऐसे मुद्दों पर जिनका जनता के सरोकारों से, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। तमाम रूप से जिस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश का खजाना खाली किया है, मध्य प्रदेश में लगातार जो भ्रष्टाचार किए, आज मैं उन मुद्दों को गिनाना नहीं चाहता हूं व्यापम जैसे को, क्योंकि ठीक है सरकार का फैसला आ चुका है, लेकिन लोया जी को ये बताना पड़ेगा कि क्या लगातार कर्जा ले लेके ही मध्य प्रदेश चलता रहेगा जिस प्रकार से देश चल रहा है। देश की आज गरीबी की हालत यह हो गई है कि मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दे दी है कि देश के ऊपर उतना कर्जा हो गया जितना टोटल जीडीपी है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये जब हालात श्रीलंका में हुए थे तो श्रीलंका की क्या हालात हुई थे हम सब ने देखा है। लेकिन फर्जी आवरणों से, एक बहुत पुरानी कहावत है, मैकियावेली ने कहा है कि जो धूर्त राजा होता है वो जब जनता की वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान हटाना चाहता है तो उनको तमाशों में व्यस्त रखता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को तमाशों में व्यस्त रखने चलिए में लोया साहब कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट से लूंगा, फिर मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा। लोया साहब कुछ कह रहे हैं आप? लोया साहब, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उस झूठ के साथ है क्या? मैं बड़े सीधे गंभीर आरोप लगा रहा हूं, आईएमएफ पर आरोप लगा रहा हूं कि भारत की सरकार पर अपनी जीडीपी का 30% भी कर्जा नहीं है और उस पर उंगली आईएमएफ उठा रहा है। किन कारणों से उठा रहा है आप भी जानते हैं। और जिस अमेरिका पे अपनी जीडीपी का 1.5 गुने से भी ज्यादा। चलिए लोया साहब, वक्त की कमी में चूंकि मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट्स देवदत्त दुबे साहब का आ जाए। लोया साहब, मैं फाइनल कमेंट्स देवदत्त दुबे साहब का चाहूंगा। देवदत्त दुबे साहब, क्या ये सही है देवदत्त दुबे साहब की अगर देरी हो रही है तो? नहीं लोया साहब, अब वक्त कम है, मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से बात हम देरी की कर रही है, हम उस नए प्रकार आकार उस कैबिनेट की कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो डिले हो रही हैं कि जितने देरी अगर नए मंत्रिमंडल में लगेगा तो तमाम सारी चीजें हैं वो वैसे ही देरी उसमें विलंब होता जाएगा? ये एक वजह है। देखिए, जब घोषित हो जाते हैं कोई नाम, फिर उसमें मीन मेघ निकले, उसमें कोई असंतोष उभरे या कुछ ऐसा रह जाए कि कुछ कमी रह गई, ये समीकरण ऐसे ही बना लेते तो ऐसा हो जाता। तो मुझे लगता है कि पछतावे की बजाय पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी कवायद कर लेना चाह रहा है। सभी उन्होंने अनेक नेताओं को मध्य प्रदेश के बुला के सुना है, मिले हैं और सबकी राय ली है। और मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय, जातीय अनुभव और युवा सबका वो सम्मिश्रण करके एक ऐसी टीम मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसमें वो लोकसभा चुनाव के लिए जो उनका टारगेट है क्या देवदत्त दुबे साहब एक ऐसी टीम भी सामने आएगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि नहीं, उनके जो फैसले हैं, निर्णय हैं वो चौंकाते हैं। हमने
सीएम को लेकर जब जो चीजें हुई हमने वो देखा है, कुछ ऐसी ही चीजें मंत्रिमंडल के विस्तार नई कैबिनेट में भी दिखेगी, संभावना है इस बात को लेकर? बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि वो कुछ नए चेहरे ऐसे लेंगे, पहली बार के ले लें का उसी जिले से 4 बार का रह जाए। किसी को आप देखो, छत्तीसगढ़ एक देख सकते हैं अपन को, 8 बार के बृजमोहन अग्रवाल को लिया है, तो नए चेहरों को भी लिया है। तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिससे लोकसभा में उनको सबका साथ सबका विकास का वो नारा दे सके। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और तमाम सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी कहती हैं, और देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बार में ही बेहतर एक टीम सामने आ जाए और फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर प्रदेश का विकास हो, डेवलपमेंट हो, या फिर उस संकल्प पत्र को पूरा करने की बात हो जो संकल्प पत्र वो 2023 में लेकर आए हैं। विपक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से कह रहा है कि जब भले देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, एक बेहतर टीम के साथ में आएंगे, और जब बेहतर टीम होगी तो विकास, प्रदेश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और जो जन कल्याणकारी काम है, जो जनता से वादे हैं, वो पूरे होंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, जो कवायद चल रही हैं, और इस बीच इसकी देरी पर भी चर्चा है, उसके आकार, प्रकार, रूप पर भी चर्चा है कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, क्या जिस तरह के निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है, कुछ उसी तरह के फैसले होंगे जो चौंका सकते हैं। तमाम सारे नाम इस रेस में तैर रहे हैं, नए नाम भी हैं, पुराने नाम भी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नाम भी हैं, और जो सांसद से, केंद्रीय मंत्री से विधानसभा का चुनाव लड़े वो नाम भी हैं। और अब देखना होगा कि ये किस तरह की टीम होगी, किस तरह का समायोजन होगा, किस तरह का सामंजस्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।